नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कल के वीडियो में हमने निबंध जो है प्रारंभ किए थे और निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके जो भी आलोचनात्मक कथन है वह सब कुछ हमने देखा था। और इसके बाद जो दूसरे निबंधकार है गुलाब राय, यह प्रारंभ होने वाले और यहाँ से हम आगे देखने वाले हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो क्लास है इन हिंदी से नेट जेआरई ऑल सेट परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी इन सभी के लिए उपयुक्त है। और इसी दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। तो गुलाब राय से हम आगे देखते हैं। आज गुलाब राय का जो जन्म है वह 1888 में हुआ और उनकी मृत्यु 1963 में हुई है। वह मुख्यतः व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार यानी गुलाब राय व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार है। उनके निबंध है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे आदि उनके निबंध संग्रह। यानी गुलाब राय के निबंध संग्रह कौन सा है? ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, यह गुलाब राय के निबंध संग्रह है। अपनी वैयक्तिकता के बावजूद उनके निबंधों में उपदेशपरकता की प्रवृत्ति है जो निबंधों का स्वरूप विकृत कर देता है। वाक्य छोटे छोटे हैं और शब्दावली सरल, पर दृष्टि के अभाव में निबंधों में सपाटता आ गई है। अभी इसके बाद निबंधकार है रघुवीर सिंह। वह अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर आए। यानी वह अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर आए। ये किस निबंधकार के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है? रघुवीर सिंह के बारे में। एक रघुवीर साहब भी है हिंदी में। यानी इनके निबंधों रघुवीर सिंह के निबंध संग्रह है शेष स्मृतियाँ। संग्रह में मुगलों के वैभव पराभव को गद्य काव्य के रूप में सहृदयतापूर्वक चित्रित किया है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला आदि के संबंध में लिखे गए उनके निबंध भावात्मक शैली के उत्कृष्ट। यानी रघुवीर सिंह के निबंध जो है वह भावात्मक शैली में लिखे हुए हैं। साथ ही मुगलों की विजय और उसका पराभव गद्य काव्य शैली में लिखा हुआ है। और ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, इनका वर्णन भी इनके निबंधों में मिलता है रघुवीर सिंह के। और रघुवीर सिंह के शेष स्मृतियाँ यह निबंध संग्रह है। और बच्चन सिंह ने रघुवीर सिंह के बारे में कहा है कि वह अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर आए। अगले है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में होता है और उनकी मृत्यु 1963 में होती है। शिवपूजन सहाय पांडे, बेचन शर्मा, उग्र और निराला तीनों मतवाला मंडल के लेखक थे। यानी मतवाला मंडल के या मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल में कौन थे? शिवपूजन सहाय, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र और निराला, ये तीनों मतवाला पत्रिका के संपादन मंडल में या मंडल के लेखक थे। शाहजी भाषा के जादूगर माने जाते हैं। यानी शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर माना जाता है। उनके निबंधों का एक संग्रह कुछ नाम से प्रकाशित, यानी कुछ नाम से किसका निबंध संग्रह प्रकाशित है? तो शिवपूजन सहाय का। उनकी भाषा में एक प्रकार का अभिजात्य मिलता है, जबकि उग्र और निराला की भाषा में उश्रृंखलता। पर इन दोनों में शाहजी की भाषा अलंकृत और अनुप्रास पदावली की कृत्रिमता नहीं है। उग्र ने स्वच्छंदतावादी आदर्श और अभिजात्य को तोड़ा, इसलिए उनकी भाषा में गहरा पैनापन आ गया है। इस काल में विषय प्रधान निबंध प्रौढ़ता के शिखर पर जा पहुँचे। सफलता वैसे निबंधों का लिखा जाना बंद हो गया। व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों की संख्या कम है। कविता के क्षेत्र में जो वैयक्तिकता इस काल में आई, निबंध के क्षेत्र में वह बाद में पैदा हुई। कविता सबसे अधिक संवेदनात्मक विधा है। यानी बच्चन सिंह किस विधा को संवेदनात्मक विधा मानते हैं? तो कविता को सबसे अधिक संवेदनात्मक विधा कविता को मानते हैं। इसका पहला लेंस परिवर्तन को सबसे पहले पकड़ता है। निबंध में इसका प्रतिफलन बाद में होता है। अभी यहाँ से जो दूसरी विधा है वह है समालोचना। समालोचना में जो मुख्य है वह है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में होता है और उनकी मृत्यु 1941 में होती है। जिस प्रकार प्रसाद, निराला और प्रेमचंद ने रचनात्मक साहित्य को भारतीय परंपरा और जीवन के साथ जोड़ा, उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की आलोचना को
अपनी जीवंत शास्त्रीय परंपरा और लोक से संबंध किया। यानी आलोचना को जीवन से शास्त्रीय परंपरा के साथ किसने जोड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, इन्होंने जो है साहित्य परंपरा में, भारतीय साहित्य परंपरा में जीवन के साथ जोड़ा, साहित्य को जीवन के साथ जोड़ा। किसने? प्रसाद ने, प्रेमचंद ने, निराला ने। उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी आलोचना को अपनी जीवंत शास्त्रीय परंपरा और लोक से संबंध किया। विडंबना तो यह है कि इधर की हिंदी आलोचना अपनी परंपरा से कटती हुई पश्चिमी औजारों से काम चला रही है। इसके साथ शुक्ल जी को काटते जाने का प्रयास भी रहा है। इस उधार खाते से कब तक काम चलेगा? शुक्ल जी ने पश्चिमी आलोचना सिद्धांतों का गहरा अध्ययन किया था, भारतीय आलोचना सिद्धांतों को भी श्रमपूर्वक अर्जित किया था, किंतु न तो रूढ़िवादी पंडितों की तरह वे भारतीय काव्यशास्त्र की उदाहरणी प्रस्तुत करते रहे और न पाश्चात्य कसौटियों पर अपने साहित्य को कसने की कोशिश। यह महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कथन है, बच्चन सिंह का है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। भारतीय आलोचना सिद्धांतों को भी श्रमपूर्वक अर्जित किया था। यानी शुक्ल के बारे में बच्चन सिंह कह रहे, भारतीय आलोचना सिद्धांतों को भी श्रमपूर्वक अर्जित किया था, किंतु न तो रूढ़िवादी पंडितों की तरह वे भारतीय काव्यशास्त्रीय उदाहरणी प्रस्तुत करते रहे और न पाश्चात्य कसौटियों पर अपने साहित्य को कसने की कोशिश। पश्चिम से आवश्यक प्रेरणा लेते हुए भी उन्होंने भारतीय परंपरा को नवीन चेतना से संपन्न बनाया। यूरोप की हर नई पुरानी बात को आधुनिकता कहकर चिल्लाने वाले को वे अडानी कहते हैं। यानी बच्चन सिंह शुक्ल क्या कहते हैं? शुक्ल किसको अडानी या अज्ञानी कहते हैं? जो यूरोप की हर नई पुरानी बात को आधुनिकता कहते हैं, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल अडानी या अज्ञानी कहते हैं, अनपढ़ भी कहते हैं। वे साम्यवादी सिद्धांत भिड़ाने वाले की खबर लेते हैं और अपने स्वतंत्र स्वरूप विधान का समर्थन करते हैं। पश्चिमी वादों से उन्हें घृणा नहीं है, न उनसे अच्छी चीज़ें लेना ही अस्वीकार है, पर उसी को सब कुछ मानने वाले को वे जंगली कहते हैं। तात्पर्य यह है कि आलोचना के क्षेत्र में वे भारतीय अस्मिता को पुष्ट धरातल पर स्थापित करने का पक्षधर है। यानी आलोचना के बारे में जो शुक्ल जी का विचार है, शुक्ल जी आलोचना के क्षेत्र में भारतीय अस्मिता को पुष्ट धरातल पर स्थापित करने के पक्षधर है। यह कौन कह रहा है? बच्चन सिंह कह रहे हैं शुक्ल जी के बारे में। उस परंपरा को आगे बढ़ाने में ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं। आज आलोचना की स्थिति अच्छी नहीं है। पश्चिमी वादों से हम पहले की अपेक्षा आज अधिक आक्रांत है। सच पूछिए तो हिंदी आलोचना उन्हीं के आतंक में चल रही है। इस आतंकवाद से मुक्त होकर ही हम अपने ढंग से सोच सकते हैं। इस दिशा में चलने के लिए शुक्ल जी एक बड़े दीप स्तंभ है। शुक्ल जी की यानी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फिर से एक कथन आया है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में ही यानी मैं फिर से यह पढ़ता हूँ। तात्पर्य यह है कि आलोचना के क्षेत्र में भारतीय अस्मिता को पुष्ट धरातल पर स्थापित करने के पक्षधर है। यानी शुक्ल जी जो है वह भारतीय अस्मिता के पुष्ट धरातल पर स्थापित करना चाहते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने में ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं। यानी आलोचना को आगे बढ़ाने से ही खुद की पहचान बना सकते हैं। पश्चिमी वादों से हम पहले की अपेक्षा आज अधिक आक्रांत है। सच पूछिए तो हिंदी आलोचना नहीं के आतंक में चल रही है। यानी हिंदी आलोचना उन्हीं के आतंक में चल रही है। किन के आतंक में? जो पहले से पश्चिमी वादों से हम पहले अपेक्षा आज अधिक आक्रांत है। यानी जो पहले से आक्रांत है उन्हीं के आधार पर हिंदी आलोचना जो है वह आतंकित चल रही है। इस आतंकवाद से मुक्त होकर ही हम अपने ढंग से सोच सकते हैं। इस दिशा में चलने के लिए शुक्ल जी एक बड़े दीप स्तंभ है। शुक्ल जी की जन्मभूमि बस्ती शिक्षा दीक्षा भूमि मिर्ज़ापुर
और कर्मभूमि काशी थी। यानी रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म था वह बस्ती जिले में हुआ था और उनकी दीक्षा जो थी, दीक्षा मिर्ज़ापुर में हुई और उनका कर्म क्षेत्र या कर्मभूमि जो थी वह काशी था। उनकी स्कूल शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। मिर्ज़ापुर में ही ड्राइंग मास्टरी की नौकरी शुरू की। मिर्ज़ापुर में प्रेमघन के संपर्क से उनकी साहित्यिक रुचि का संघर्ष होता रहा। यानी किनके संपर्क में आने से रामचंद्र शुक्ल साहित्य की ओर मुड़े, तो वह प्रेमघन के संपर्क में आने के बाद साहित्यिक रुचि बढ़ी और संरक्षण होता रहा। कुछ दिनों तक प्रेमघन की आनंद कादम्बिनी का संपादन भी उन्होंने किया। यानी प्रेमचंद ने रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमघन की किस रचना का संपादन किया है, तो आनंद कादम्बिनी का। 1905 में हिंदी शब्द सागर के संपादनार्थ वे नागरी परिचालनी सभा काशी आ गए। यानी 1905 में वे नागरी परिचालनी सभा के संपादन करने के लिए वहाँ आए काशी में, हिंदी शब्द सागर की। काशी आने के पूर्व उनके 3 निबंध, यानी काशी आने से पूर्व उन्होंने 3 निबंध लिखे थे। कौन से? साहित्य, कल्पना का आनंद और कविता क्या है, लिखे जा चुके थे। पहले दोनों अंग्रेजी से अनुवाद, यानी पहले दो कौन से? साहित्य और कल्पना का आनंद, यह जो थे अंग्रेजी से अनुवादित निबंध थे। साहित्य न्यूमैन के लिटरेचर का अनुवाद है। यानी साहित्य किसका अनुवाद है? तो साहित्य न्यूमैन के लिटरेचर का अनुवाद निबंध जो है साहित्य है। और कल्पना का आनंद एडिसन के प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद है। कल्पना का आनंद किसका अनुवाद है? तो एडिसन के प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद है। नागरी परिचालनी सभा में आने के बाद शुक्ल जी साहित्य, संस्कृति, मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास आदि के गहन अध्ययन में जुट जाते हैं। उनके मनोविकार संबंधी निबंध नागरी परिचालनी पत्रिका में 1912 से 1918 तक प्रकाशित होते रहे। यानी वह शुक्ल जी के रामचंद्र शुक्ल के जो भी मनोविकार परक निबंध है, वह निबंध नागरी परिचालनी पत्रिका में प्रकाशित होते थे। 1912 से 1918 के बीच में उनके मनोविकार परक निबंध नागरी परिचालनी पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। उन्होंने हैकेल के रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद किया। यानी रामचंद्र शुक्ल ने किसका अनुवाद किया है? हैकेल का जो ग्रंथ था रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच के रूप में किया, जो 1920 में प्रकाशित हुआ। इसके फलस्वरूप ये विकासवाद में के विश्वासी हो गए और विध्यवाद एक सीमा तक वस्तुनिष्ठ हो गया। सन 1920 से 1941 तक के 2 दशकों में उनकी बौद्धिक चेतना और विश्लेषण क्षमता अपने चरम उत्कर्ष पर जा पहुंची। इसी बीच गोस्वामी तुलसीदास 1922 भ्रमर गीत सार की भूमिका, 1924 जायसी ग्रंथावली की भूमिका, 1924। यानी कहा जाए तो 1920 से 1941 के बीच में उनकी जो बौद्धिक चेतना थी वह एक उत्कर्ष पर थी, एक चरम उत्कर्ष पर, यानी अंतिम शिखर पर थी। यानी वो बुद्धिमान हो चुकी थी। तो इसी बीच उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास यह ग्रंथ इसकी आलोचना लिखी 1922 में। फिर ब्रह्मर गीत सार की भूमिका लिखी 1924 में। जायसी ग्रंथावली की भूमिका लिखी रामचंद्र शुक्ल ने 1924 में। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1 मिनट, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। यहाँ 1929 ही होगा। तथा लंबे साहित्य निबंध काव्य में रहस्यवाद, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, सादरीकरण और व्यक्ति वैविध्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि, ये इनके निबंध है। रस मीमांसा का लेखन भी 1930 तक समाप्त हो चुका था। यानी जो शुक्ल ने रस मीमांसा लिखा था उसका लेखन 1930 तक समाप्त हो चुका था, किंतु इनका प्रकाशन 1940 में हुआ। यानी रस मीमांसा का प्रकाशन शुक्ल जी का जो है वह 1940 में हुआ था और लिखना 1939 तक खत्म हुआ था। अपने इतिहास में शुक्ल जी ने रीतिकाल कवियों, छायावादी कवियों तथा उपन्यास आदि पर भी विचार किया है।
इनके आधार पर ही उनकी समीक्षा प्रणाली पर प्रकाश डाला जा सकता है। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह शुक्ल जी का है। उन्हीं शुक्ल जी ने उस इतिहास ग्रंथ में जो रीतिकालीन कवियों, छायावादी कवियों तथा उपन्यास इन पर है विचार किया है, डाला है, और फिर इसकी समीक्षा प्रणाली जो है उस इतिहास के आधार पर ही होती है। शुक्ल जी के पूर्व आलोचना का जो प्रयास हुआ था वह था भाव में शैली में हुआ था। संस्कृत काव्य शास्त्र में उल्लेखित गुण दोषों की पहचान या परगम शैली थी। शुक्ल जी ने उससे आगे बढ़कर कवियों की विशेषता और अंत प्रकृति की छानबीन की। इसकी प्रेरणा उन्हें अंग्रेजी आलोचना से मिली। यानी रामचंद्र शुक्ल को कवियों की विशेषता और अंत प्रकृति का छानबीन करने की जो प्रेरणा थी वह उनको अंग्रेजी आलोचना से मिली थी। पर इस छानबीन के लिए उन्होंने भारतीय प्रणाली और उनके औजारों का सहारा लिया। पश्चिम से जो कुछ लिया उनका भी भारतीयकरण कर दिया। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा अपने आप में स्थिर होकर जड़ हो चुकी थी। इसे उन्होंने युगानुरूप इहलौकिक बनाकर उनमें नई प्राणवत्ता का संचार किया। अंत प्रकृति की छानबीन के लिए वे आलोचना की 4 विशेषताओं पर जोर देते। यानी रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना की 4 विशेषताएं बताई है। वह 4 विशेषताएं कौन सी है? अनुरजकारिणी और समाज सापेक्ष विशेषताएं, लेखक के बीच सूक्ष्म विभेद विवेचन के लिए अपेक्षित शब्द सामग्री, अधिकारी के निर्णय किसी क्षमता, यह है उसकी आलोचना की खास कसौटी। यानी रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, जो पहली विशेषता आलोचना की मानती है वह क्या है? अनुरंजनकारिणी और समाज सापेक्ष विशेषता है। उसमें क्या है? लेखक के बीच सूक्ष्म विभेद विवेचन करने के लिए अपेक्षित शब्द सामग्री, अधिकारी के निर्णय किसी क्षमता, यह उनकी आलोचना की खास कसौटी है। शुक्ल जी के इन सभी बातों का संबंध शब्द सामग्री से है। प्रत्येक कवि की केंद्रवर्ती विशेषता के लिए वे कोई बीज शब्द चुनते हैं और सौंदर्य बोधात्मक विशेषता के लिए भारतीय काव्यशास्त्र का शब्द लेते हैं। पहला जीवन और जगत से संदर्भित है तो दूसरा रचना संसार से। तुलसीदास संबंधी आलोचना का बीज शब्द लोक धर्म है। यानी तुलसीदास आलोचना का शुक्ल जी ने जो तुलसीदास आलोचना लिखी है उसका जो बीज शब्द है वह है लोक धर्म। लोक मंगल और लोक संग्रह भी इसी से संबंधित है। लोक धर्म के 2 पक्ष है, धन पक्ष और ऋण पक्ष। यानी लोक धर्म के 2 कौन से पक्ष है? एक है धन पक्ष और दूसरा है ऋण पक्ष। धन पक्ष से सामाजिकता, सहृदयता आदि का समावेश है, तो ऋण पक्ष से वर्ण आश्रम धर्म का। तुलसी में उन्होंने युग बोध, जातीय उत्थान, धर्म समन्वय, धार्मिक जीवन के उद्घाटन की शक्ति आदि को देखा है। लोक धर्म के अत्यंत सत असत की पूर्व निर्धारित कोटियाँ मान ली गई है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना सत पक्ष है और न करना असत पक्ष। लोक धर्म के इस रण पक्ष के आधार पर उन्होंने तुलसी की प्रशंसा की है और कबीर आदि कवियों को लोक विरोधी कहा है। उसमें संस्कृत बुद्धि और संस्कृत हृदय का अभाव देखते हैं। यही नहीं, उनकी दृष्टि में के विदेशी परंपरा के अनुयायी लोक धर्म के उदासीन, समाज व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान के विरोधी है। तुलसी के जो राम है लोक पीड़ा के भंजक है, इसलिए वे लोक मंगल के सृष्टा है। वे भिन्न भिन्न वर्गों के संबंधों को सुखावह बनाने के लिए लोक संग्रही है। लोक धर्म की इस व्याख्या के कारण संत कवियों की क्रांतिकारी लोक धार्मिकता के प्रति भारी अन्याय हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि तुलसीदास बहुत बड़े कवि थे। जीवन के जितने आयामों और मार्मिक पक्षों का समावेश उनकी रचना में हुआ है वह अनन्य नहीं दिखाई देता। यानी यह बच्चन सिंह का कथन तुलसीदास के बारे में मैं फिर से पढ़ता हूँ। जीवन के जितने आयाम, यानी इसमें संदेह नहीं कि तुलसीदास बहुत बड़े कवि थे। जीवन के जितने आयामों
जितनी आयामों और मार्मिक पक्षों का समावेश उनकी रचना में हुआ है वह अन्यत्र नहीं दिखाई देता। उनके महत्व को पुष्ट करने के लिए संतों के विरोध की कोई आवश्यकता नहीं थी। शुक्ल जी को भाषा की अचूक पकड़ थी। तुलसी की भाषा यहाँ पर थोड़ा वो कुछ बराबर नहीं आया, तो चलो ये भ्रमर गीत सार की भूमिका बीज शब्द है जीवन उत्सव, यानी जो शुक्ल जी ने जो भ्रमर गीत सार की भूमिका लिखी है उसका जो मूल शब्द बीज शब्द है वह है जीवन उत्सव, यानी जीवन का उत्कर्ष या जीवन में सुख। यह प्रेम का जीवन उत्सव है। सुर को वे भाषाधिपति कहते हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल किसको भाषाधिपति कहते हैं, तो सूरदास को। सुर की गोपियाँ पद्धतियों के समान स्वच्छंद है। उनका प्रेम कृष्ण के साहचर्य में विकसित हुआ है। उनमें रूप का आकर्षण है, जीवन की उमंग है, उल्लास है। वियोग वर्णन में शुक्ल जी ने केवल शास्त्रीय अंत दर्शाए ही नहीं ली है, नई अंत दर्शाए भी खोज निकाली है। जैसे खिलजाहट सुर तुलसी का अंतर बताते हुए उन्होंने कहा है कि पहले की दृष्टि श्रृंगार तक सीमित है, यानी सुर और तुलसीदास के बीच में उन्होंने जो अंतर बताते हुए फासला बताते हुए कहा है कि पहले की दृष्टि श्रृंगार तक सीमित है, यानी सूरदास की दृष्टि जो है वह श्रृंगार तक सीमित है, और दूसरा लोक संग्रह का बराबर ध्यान रखता है, यानी तुलसीदास जो है वह लोक संग्रह का ध्यान रखता है। पहले में नूतन प्रसंग उद्भावनाएँ मिलेगी तो दूसरे में उनका अभाव, यानी पहले में यानी सूरदास में जो है नूतन यानी नवीन प्रसंगों की भावनाएँ मिलेगी, और दूसरे में यानी तुलसीदास में उन भावनाओं का अभाव है। सुर की भाव प्रेरित वक्रताओं पर उन्होंने विस्तार से विचार किया है। जायसी की आलोचना का शब्द बीज शब्द है। फिर उन्होंने जायसी की जो आलोचना की उसका बीज शब्द है प्रेम की वेदना। यह वेदना पद्मावत के पूर्वार्ध में भी है और उत्तरार्ध में, यानी जो प्रेम की जो वेदना है जायसी के पद्मावत ग्रंथ में वह पद्मावत के पूर्वार्ध में भी है और उत्तरार्ध में भी है। पूर्वार्ध का प्रेम एकांतिक और उत्तरार्ध का लोक पक्ष से संतुष्ट है। इसे वे प्रेम गाथा कहते हैं, पूर्ण जीवन गाथा नहीं। नागमती के गृहस्थ परिपुष्टि प्रेम में उनका मन अधिक रमा है। पद्मावती की लोक गाथा ही भारतीय नहीं है, प्रेम भी भारतीय, यानी पद्मावत की जो लोक गाथा है वह भारतीय नहीं, लेकिन प्रेम जो है वह भारतीय है। इसमें प्रेम का जो सर्वोत्तम रूप उपस्थित किया गया है यह मानुष प्रेम, मनुष्य का प्रेम लोकोत्तर होता है। हिंदूपन और मुसलमानपन के परे एक मनुष्यपन भी होता है, यानी जो धर्म है धर्म से बढ़कर जो मनुष्य प्रेम मानवीय प्रेम होता है। पद्मावत में जनपदीय संस्कृति का अत्यंत विशेष चित्रण किया गया है। अवधि की टेढ़ मिठास पर उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। जायसी की आलोचना पर उनके प्रखर पांडित्य तथा लोक दृष्टि के प्रति उनके रुझान की स्पष्ट छाप है। रीति काव्य प्रेरणताओं के प्रति उन्हें वैसी नफरत न थी जैसी कुछ लोग समझते हैं। वे उन्हें भावुक सहृदय और निपुण कवि कहते थे, यानी शुक्ल जी रीतिकाल के कवियों को क्या कहते थे, भावुक सहृदय और निपुण कवि कहते थे। निपुण शब्द का अर्थ उन्हीं के शब्दों में है, रचना की बारीकी, यानी निपुण शब्द का अर्थ शुक्ल जी क्या कहते थे, रचना की बारीकी की। काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास और हाथी दांत के टुकड़े पर महिम बेल फूटे हैं। इस कारीगरी के बावजूद वे बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहते हैं। वे मतीराम की सरलता और भावों की अकृत्रिमता की सराहना करते हैं। घनानंद को वे साक्षात रसमूर्ति और जबादानी का दावा करने वाला अन्यतम कवि कहते हैं, यानी वह शुक्ल जी किसको साक्षात रसमूर्ति कहते हैं, तो घनानंद को शुक्ल जी साक्षात रसमूर्ति कहते हैं और जबादानी का दावा करने वाला अन्यतम कवि कहते हैं।
पर रीतिकालीन कवियों की दरबारी संस्कृति और काव्यगत रूढ़ियों का वे प्रबल विरोध करते, यानी जो रीतिकाल के कवियों की जो दरबारी संस्कृति यानी आश्रय में रहकर उसका ही गुणगान करना, वे उसके वह विरुद्ध में थे शुक्ल जी। प्राचीन कवियों में जायसी की विशेषता को पहले उन्हीं ने पहचाना और केशव को पूर्व आसन से उतारकर हृदयहीन कवियों की कोटि में रख दिया, यानी केशवदास को शुक्ल जी ने एक निम्न स्तर का हृदयहीन यानी निम्न स्तर का माना है। पहले केशव के आचार्यत्व और कवित्व की धाक जमी हुई थी। शुक्ल जी कवि के लिए सहृदय होना अनिवार्य मानते, यानी शुक्ल जी क्या कहते, शुक्ल जी कवियों के बारे में कहते कि कवि का सहृदय होना अनिवार्य होता है, किंतु केशव अपनी सहृदयहीनता को चमत्कारों से पूरा करते हैं। केशव संबंधी उनकी मान्यता अपारंपरिक तो है ही, वह आलोचना का नया मार्ग भी निर्दिष्ट करती है। छायावादी काव्य की आलोचना उनकी सीमा बन जाती है। तुलसीदास द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा न तो कबीर के साथ न्याय करने देती है और न छायावाद के साथ। छायावाद शब्द का प्रयोग वे दो अर्थों में कहते हैं, यानी शुक्ल जी छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं, एक रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में। पहले का संबंध काव्य वस्तु से है और दूसरे का काव्य शैली या रूप से है, यानी रहस्यवाद का जो संबंध है वह काव्य हेतु से है और पद्धति विशेष का जो संदर्भ है वह काव्य शैली से है। दोनों ही अभारतीय है, यानी शुक्ल जी ने जो रहस्यवाद के अर्थ और पद्धति विशेष कहा है, ये दोनों भी अभारतीय यानी पाश्चात्य की है। काव्य वस्तु का संबंध वे ईसाइत से जोड़ते हैं, यानी काव्य वस्तु का संबंध शुक्ल जी किससे जोड़ते हैं, ईसाइत से जोड़ते हैं। तो काव्य शैली का फ्रांसीसी यानी काव्य शैली का प्रभाव जो है वह फ्रांसीसी से आया है, प्रतीकवाद से है। इन दोनों से छायावाद का दूर का भी रिश्ता नहीं है। छायावाद के जिन लाक्षणिक प्रयोगों की उन्होंने प्रशंसा की है वे प्रतीकवाद से अपना संबंध नहीं रखते। शुक्ल जी से अधिक इसे और कौन जान सकता था कि लक्षणा भारतीय है, किंतु इसे प्रतीकवाद कहकर वे अभारतीय बना देते, यानी लक्षणा जो है वह भारतीय है लेकिन लक्षणा को ही वह प्रतीकवाद कहकर अभारतीय बना देते हैं। छायावादी काव्य में विशेष वैविध्य भी कम नहीं है। प्रसाद निराला की अपेक्षा उन्हें पंत पसंद है, यानी छायावादी कवियों में रामचंद्र शुक्ल को पंत जो है वह पसंद है। इसे भी उनकी सीमा ही समझना चाहिए। इस सीमा के लिए उनकी बनाई हुई सत असत, पूर्ण भावुकता, अपूर्ण भावुकता, प्रबंध मुक्तक आदि की श्रेणियाँ उत्तरदायी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चा करते हुए उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया है। अभी भारतेंदु की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भारतेंदु ने साहित्य को जीवन और जगत से जोड़ा। शुक्ल जी कह रहे हैं भारतेंदु के बारे में कि भारतेंदु ने साहित्य को जीवन और जगत से जोड़ा। शुक्ल जी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी इसी साहित्य को जीवन और जगत से जोड़कर शुक्ल जी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। भारतेंदु के व्यावहारिक आलोचना में उनकी दृष्टि काव्य के लोक पक्ष पर बराबर जमी रही। जहाँ पर लोक पक्ष दुर्बल है वहाँ पर उनकी चित्तवृत्ति प्राय नहीं रमती। काव्य शास्त्र पर विचार करते समय भी वे लोक पक्ष से विरत नहीं होते। यही कारण है कि उनकी रसमीमांसा आधुनिक हो गई है। यानी यह बच्चन सिंह कहते हैं शुक्ल के बारे में, मैं फिर से पढ़ता हूँ। व्यावहारिक आलोचना में उनकी दृष्टि काव्य के लोक पक्ष पर बराबर जमी रही है। जहाँ पर लोक पक्ष दुर्बल है वहाँ पर उनकी चित्तवृत्ति प्राय नहीं रमती। काव्य शास्त्र पर विचार करते समय भी वे लोक पक्ष से विरत नहीं होते। यही कारण है कि उनकी रसमीमांसा आधुनिक हो गई है। यह बच्चन सिंह शुक्ल के बारे में कह रहे हैं। भारतीय परंपरा के पक्षधर होते हुए भी वे लोकवादी नहीं थे, यानी तुलसीदास लोकवादी नहीं थे। उनके विचार से नवीन प्राचीन काव्य समीक्षा के लिए प्राचीन काव्यशास्त्र का सहारा लेना चाहिए, पर उसे नवीन विचार परंपरा द्वारा परिष्कृत, उन्नत और समृद्ध बनाना होगा। लकीर का फकीर होने और विलायती लटकों के उदाहरण देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने रस दृष्टि का बहिष्कार किया।
उसे लोकरत्व तथा अनिर्वचनीयता के दलदल से निकाला और लोक सामान्य भावभूमि से जोड़ा। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यानी बच्चन सिंह रस की कहते लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम ही रस दशा है। सादरीकरण पर उन्होंने अपारंपरिक ढंग से प्रकाश डाला। उन्होंने आनंद की दो कोटियाँ निर्धारित की है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने आनंद की दो कोटियाँ मानी है। एक कोटि जो है आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष और आनंद की सिद्धा अवस्था का उपयोग पक्ष। यानी रामचंद्र शुक्ल ने आनंद की दो कोटियाँ दो पक्ष माने हैं। पहली कोटि है आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष, यानी जो आनंद जो है, जो आनंद खुशी हम साधना करके कोई कष्ट करके प्राप्त करते हैं उसे शुक्ल जी साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष मानते हैं। और आनंद की सिद्धा अवस्था या उपभोग अवस्था, यानी जो नेचुरली आनंद होता है, नैसर्गिक होता है, उसको शुक्ल जी सिद्धा अवस्था कहते हैं। आनंद की सिद्धा अवस्था यानी अत्याचार विरोधी कविता के पक्षधर है। संस्कृत के आचार्यों के विरुद्ध वे प्रत्यक्ष रूप विधान और स्मृति रूप विधान को भी विशेष दशाओं में रसानुभूति की कोटि में आने योग्य मानते हैं, जबकि शास्त्रीय परंपरा में कल्पित रूप विधान से ही रसानुभूति हो सकती है। वे रस दशा को हृदय की मुक्त अवस्था कहते हैं। यानी रस दशा को शुक्ल जी रस दशा को ही हृदय की मुक्त अवस्था कहते हैं। इसमें व्यक्ति सत्ता का लोक सत्ता में विलीन हो जाता है। यानी व्यक्ति सत्ता का लोक सत्ता में विलीन होना ही रस दशा प्राप्त होना या मुक्त अवस्था। इसी को वे भावयोग का भी नाम देते हैं। यानी शुक्ल जी भावयोग किसे कहते हैं? तो रसानुभूति हो सकती है, वे रस दशा को यानी शुक्ल जी रस दशा को हृदय की मुक्ता अवस्था कहते हैं। इसमें व्यक्ति सत्ता का लोक सत्ता में विलय हो जाता है। यानी व्यक्ति सत्ता जो है वह लोक सत्ता में यानी जन सत्ता में जन के लिए जन में मिलन हो जाता है। इसी को भाव योग भी नाम दिया है शुक्ल जी ने। लोक चेतना से गहरी संप्रक्ति के कारण उन्होंने पश्चिमी कलावाद का भरपूर खंडन किया है। वे पश्चिमी आलोचकों में आई.ए. रिचर्ड्स से प्रभावित थे। यानी पश्चिमी आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल किससे प्रभावित थे? तो आई.एच. रिचर्ड से प्रभावित थे शुक्ल, क्योंकि वह काव्य को जीवन से अविच्छिन्न मानता है। यानी क्यों प्रभावित थे रिचर्ड से शुक्ल? क्योंकि वह रिचर्ड जो है वह काव्य को जीवन से अविच्छिन्न भिन्न मानता था। अभी यहाँ पर दूसरे जो आलोचक है वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जन्म जो है वह 1906 में हुआ और उनकी मृत्यु 1982 में। मिश्र जी शुक्ल संस्थान के प्रमुख लेखक, यानी शुक्ल संस्थान के यानी शुक्ल के मंडल के प्रमुख लेखक जो है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के लिए सगुन उपासक भक्तियों को चुना, तो मिश्र जी ने रीतिकालीन कवियों को। यानी रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना करने के लिए किसको चुना? सगुन उपासक भक्त कवियों को चुना शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसको चुना? रीतिकालीन कवियों को। बिहारी और घनानंद उनके प्रिय कवि है। यानी विश्वनाथ प्रसाद के प्रिय कवि कौन है? बिहारी और घनानंद। इन कवियों ने उनकी काव्य दृष्टि का भी निर्माण किया। इस चुनाव में लाला भगवान दीन की भी प्रेरणा रही होगी। शुक्ल पद्धति पर ही उन्होंने भाव, भाषा, अलंकार, छंद, रस, ध्वनि आदि को भी अपनी आलोचना का प्रतिमान बनाया है। बिहारी की वांग्मय विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का अतीत उनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं? मैं फिर से पढ़ता हूँ। बिहारी की वांग्मय विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का अतीत, यह उनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसके? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के। घनानंद ग्रंथावली, पद्माकर ग्रंथावली, केशव ग्रंथावली, भिकारीदास ग्रंथावली, रामचरितमानस, काशीराज संस्करण आदि ग्रंथों का विद्वत्तापूर्वक संपादन भी किया है। यानी विश्वम्भरनाथ मिश्र
विश्वंभरनाथ प्रसाद मिश्र के संपादित ग्रंथ कौन से हैं? तो संपादित ग्रंथों में है उनके घनानंद ग्रंथावली, पद्माकर ग्रंथावली, केशव ग्रंथावली, भिखारीदास ग्रंथावली, रामचरितमानस जो काशीराज से संस्कृत हुआ है, यह उनके जो है संपादित ग्रंथ है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषताएं अभी कहा जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना की विशेषता कौन सी है? उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। वे रूढ़ियों को कभी नहीं स्वीकारते, किंतु स्वस्थ परंपरा में उनका अटूट विश्वास है। अन्य आलोचकों में फिर उसके बाद अन्य आलोचकों में कौन है? कृष्ण शंकर शुक्ल, लाला भगवान दीन, रसाल, विनोद शंकर व्यास, श्याम सुंदर दास, ब्रज रत्न दास, गिरिजा दत्त शुक्ल, गिरीश, रामनाथ सुमन, रामकुमार वर्मा, यह उल्लेखित आलोचक है। अभी यहाँ से जो है दूसरा उत्तर स्वतंत्रतावाद युग 1938 अद्यतन, यानी जो छायावाद के बाद का जो युग है उसको, या स्वतंत्रतावाद का युग जो है वह है उत्तर स्वतंत्रतावाद युग। उत्तर स्वतंत्रतावाद युग जो 1938 से प्रारंभ होता अद्यतन यानी अब तक। इसका नामकरण और समारंभ किस प्रकार होता है यह देखते हैं। उत्तर स्वतंत्रतावाद काल पर विचार करते समय सबसे पहले दो समस्याएं सामने आती है। प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका नामकरण क्या हो और इसका समारंभ कब से माना जाए। यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि उत्तर स्वतंत्रतावाद काल पर विचार करते हुए दो समस्याएं मुख्य आती है। पहली समस्या है कि इसका नामकरण क्या होना चाहिए और इसका प्रारंभ इस युग का प्रारंभ या समारंभ कब से माना चाहिए। पहले प्रश्न के उत्तर में इसे प्रगति प्रयोग काल कहा जा सकता है, यानी उत्तर छायावाद को ही प्रगति प्रयोग काल कहा जा सकता है, ये बच्चन सिंह कहते हैं। यह प्रगति प्रयोग की शुरुआत स्वतंत्रतावाद युग से ही हो जाती है। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं? बच्चन सिंह प्रतीक प्रयोगवाद की शुरुआत उत्तर स्वतंत्रतावाद युग से, यानी उत्तर स्वतंत्र छायावाद उत्तर काल से ही मानते हैं, पर प्रगति प्रयोग की स्पष्ट प्रवृत्तियां उत्तर स्वतंत्रतावाद युग में ही उभरती है। प्रगति और प्रयोग पहले मिले जुले रूप में दिखाई पड़ते, यानी प्रगति और प्रयोग जो है वह पहल मिले जुले इसमें दिखाई देते रूप में दिखाई पड़ते हैं, फिर उनमें अलगाव आ जाता है। दोनों ही वाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद को उठाते, यानी फिर दोनों भी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को उठाते हैं। दोनों में एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ने लगता है। प्रगतिवाद के कारण जहाँ एक और नई चेतना आई, वहाँ दूसरी ओर साहित्य यंत्रगत हो गया। यानी प्रगतिवाद में क्या हुआ? प्रगतिवाद आने के बाद जो नई चेतना जागृत हुई और उससे जो साहित्य जो है साहित्य में यंत्र गति आ गई, यानी यंत्र के आधार पर साहित्य की गति आ गई। उसके स्थानीयवाद आतंक में सच्चे साहित्य का निर्माण अनेक प्रकार से बाधित हो गए, यानी सच्चे साहित्य का जो विकास था, सत्य साहित्य का जो निर्माण था वह रुक गया, एक आयामी हो गया। प्रतीकवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला, तो प्रयोगवाद व्यक्ति स्वातंत्र्य, सहानुभूति और दायित्व को लेकर। यानी प्रतीकवाद और प्रयोगवाद में भेद का बताते हुए बच्चन सिंह कहते कि प्रतीकवाद जो है वह वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला, और प्रयोगवाद जो है वह व्यक्ति स्वातंत्र्य, सहानुभूति और दायित्व को लेकर। यानी प्रयोगवाद जो है वह व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात करता है, सहानुभूति की बात करता है, दायित्व की बात करता है, और प्रतीकवाद वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की बात करता है। दोनों के अलग अलग शिविर हो गए। प्रतीकवाद में रूपात्मक विशेषताओं को नज़रअंदाज किया गया, तो प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को, यानी प्रतीकवाद में जो है जो रूपात्मक विशेषताएं हो उसको नज़रअंदाज किया, उसकी तरफ देखा नहीं, लेकिन प्रयोगवाद में सामाजिक समस्या को, प्रयोगवाद में जो सामाजिक समस्या है वो देखने लगी। फिर उसमें प्रतीकवाद में मार्क्सवाद पर आधारित था, यानी प्रतीकवाद किस पर आधारित था? तो मार्क्सवाद पर आधारित था। तो प्रयोगवाद आधुनिकतावाद पर, यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं कि प्रगतिवाद जो था वह मार्क्सवाद पर आधारित था और प्रयोगवाद आधुनिकवाद पर आधारित था, पर प्रयोग का अधिक ध्यान
कला केंद्रित था, यानी प्रयोगवाद का जो ध्यान था वह कला केंद्र पर था। एवं छायावाद की भाषा आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता, काल्पनिक करुणा का विरोध करने में दोनों एकमत थे। यानी छायावाद की भाषा में क्या था, छायावाद में भाषा आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता, काल्पनिक करुणा का विरोध छायावाद में भी होने लगा, पर उनके विरोध के कारण अलग अलग थे। सन 1952 के आसपास इन दोनों के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। अंत छठे दशक और उनके बाद की रचनाओं को उनके द्वंद्वों का उत्पादन समझना चाहिए। यह आकस्मिक नहीं है कि सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम युगांत रखकर सुमित्रानंद पंत ने एक युग के अंत की घोषणा कर दी थी। यानी 1936 में जो युगांत पंत का प्रकाशित होता है, और उस युगांत प्रकाशित होते से ही सुमित्रानंद पंत ने एक युग का अंत हुआ ऐसा माना था। सन 1935 में कामायनी का प्रकाशन हो चुका था। यानी 1935 में जो है, यानी कहा जाए तो 1936 में ही छायावाद जो है वह समाप्त हो चुका था कहा जाए तो। जैसे कि 1918 से 1938 यह बच्चन सिंह छायावाद का कालखंड मानते हैं। सन 1935 में जो है कामायनी प्रकाशित हुई थी। सन 1935 में सरोज स्मृति लिखी, यानी 1935 में सरोज स्मृति लिखी, और 1936 में राम की शक्ति पूजा। सन 1936 में प्रेमचंद का गोदान भी प्रकाशित हुआ। ये सभी पुस्तकें और कविताएं स्वतंत्रतावाद के उच्चतम शिखर पर थे। सन 1936 में प्रेमचंद और सन 1937 में प्रसाद दिवंगत हो गए, यानी 1936 में प्रेमचंद का निधन हुआ और 1937 में प्रसाद का। निराला और पंत ने अपना मार्ग बदल दिया था। 1938 में निराला की अनामिका का प्रकाशन हुआ। सन 1939 में प्रकाशित प्रेम संगीत कविता स्पष्टता रोमांस विरोधी थी। यानी निराला की कौन सी कविता रोमांस के विरुद्ध में थी, तो अनामिका प्रेम संगीत। यह छायावादी कवियों को सन 1936 के आसपास एहसास हो गया था कि छायावाद को जो कुछ करना था कर चुका है। यानी 1936 के 36 से जो है छायावाद जो है वह समाप्त होने की कगार पर था। अंततः नई ऐतिहासिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उन्हें नई काव्य वस्तुओं और नई रूपान्वेष की आवश्यकता हुई। इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी सफलता असफलताओं के बीच गुजर रहा था। यानी इसी बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वह भी चल रहा था, वह कहीं सफल हो रहा था तो कहीं असफल हो रहा था। कांग्रेस को नई दिशा देने के लिए सन 1934 में समाजवादी दल की स्थापना की। यानी 1934 में कांग्रेस को बल देने के लिए, नई दिशा देने के लिए 1934 में समाजवादी दल की स्थापना हुई। इसके नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। यानी समाजवाद की आचार्य कौन थे? नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण थे। राम मनोहर लोहिया थे जो सबसे सशक्त थे। जवाहरलाल नेहरू थे, इसके प्रबल समर्थक थे। यानी समाजवाद के समर्थक कौन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, जवाहर नेहरू इसके प्रबल समर्थक थे। यानी यह जो वैचारिक पृष्ठभूमि है हमारे नेट के पाठ्यक्रम में, इसमें यह पूछा जाता है। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। यानी सन 1936 में प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई, ये बात याद रखिए। और उसी वर्ष उनके वार्षिक अधिवेशन में सभापति हुए प्रेमचंद। यानी 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष एक अधिवेशन हुआ प्रगतिशील लेखक संघ का, और उसके सभापति जो थे वह प्रेमचंद हुए। उसी वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद का खुला समर्थन किया। संयोग है कि दोनों अधिवेशन लखनऊ में हुए। यानी कहा जाए तो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन जो था वह भी लखनऊ में हुआ, और कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद अधिवेशन था वह भी लखनऊ में हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, दो बार पूछा गया है। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति हुए प्रेमचंद। यानी यह पीएचडी एंट्रेंस में पूछा था कि 1936 में प्रेमचंद के सभापति में जिस लेखक
प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ वो किस शहर में हुआ? तो लखनऊ में हुआ, याद रखिए। सन 1943 में ताल सप्तक के प्रकाशन के साथ अपने आरंभिक रूप में प्रयोगवाद का भी आगमन हुआ, यानी 1943 में जो है वह पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ। पहला तार सप्तक को सिर्फ तार सप्तक नाम से ही जाना जाता है, जिसके संपादक जो थे वह थे आज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका उपनाम आज्ञे था। इन्होंने जो ताल सप्तक का संपादन किया और इस ताल सप्तक के संपादन से ही, प्रकाशन से ही आरंभ जो है प्रयोगवाद का आरंभ या आगमन होता है। फिर दोनों के मध्य लंबा संघर्ष है। इस बीच गांधी जी की नीतियों से कुछ लोगों को ऊब होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी तो उनके विरुद्ध में थी ही, अंततः कुछ कवि प्रलय की पदावली में क्रांति गीत गाने और कुछ अपने व्यक्तिगत दुख की काव्य अभिव्यक्ति करने लगे। सन 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के साथ ही देश को विभाजन, सांप्रदायिक दंगे और गांधी जी की हत्या के उपहार भी मिले। इसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा। सन 1962 में चीनी आक्रमण के कारण अपने ही आदर्शों और नीतियों के प्रति देश का मोहभंग हो गया। मोहभंग की इन स्थितियों में लेखकीय मानस बुरी तरह प्रभावित हुआ। अस्तित्ववादी दर्शन से कोण में खांच का काम किया। माकपा के अस्तित्व में आने पर उसने भी जनवादी लेखक संघ का एक सांस्कृतिक मोर्चा खोला। इस तरह एक बार फिर साहित्य में स्तालिनवाद का प्रवेश हुआ। यानी स्तालिनवाद का प्रवेश कब हुआ? जब माकपा ने एक जनवादी लेखक संघ की स्थापना की और उसके आधार पर सांस्कृतिक मोर्चा चलाया गया। फिर जो स्तालिनवाद का प्रवेश हुआ। लेकिन अब हिंदी साहित्य दलीय राजनीति के ऊपर जा चुका था। इसका यदि कुछ प्रभाव पड़ा भी तो वह नकारात्मक था। इधर पूर्वी यूरोप के जनतांत्रिक आंदोलन और मिखाइल गोर्बाचोव के पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ने समाजवादी विचारधारा की अर्थनीति और व्यक्ति स्वतंत्र में जिस व्यापकता और उदारता का अधिवेशन किया है, उससे साहित्य और कला को नई दिशा मिली। प्रगतिशील चिंतन में एक स्वस्थ आयाम जुड़ा। यथार्थवाद को लेकर भी बहुत बहसें हुई, यानी यथार्थवाद को लेकर भी बहुत से विद्वानों में चर्चा हुई। यह मार्क्सवादी चिंतन की देन है। यानी यथार्थवाद किसकी देन है? जो मार्क्सवाद के जो चिंतन थे, मार्क्सवाद के जो विद्वान थे, उनकी देन है यथार्थवाद। पश्चिम के मार्क्सवादियों ने इसे उपन्यासों में देखा। यानी पश्चिम के मार्क्सवादियों में यथार्थवाद को किस विधा में देखा? तो उपन्यासों में देखा। लुकाच का औपन्यासिक चिंतन इसी पर आधारित है। पर हिंदी के यथार्थवाद के सिद्धांतों को कविता में खोजा जाने लगा। यानी हिंदी में यथार्थवाद को किस विधा में खोजा? तो कविता में खोजा। पश्चिम में जिस जादुई यथार्थवाद की कल्पना की गई है, वह हिंदी के कथा साहित्य में मिलता है। यानी पाश्चात्य में जो जादुई यथार्थवाद की कल्पना की गई, वह हिंदी के कथा साहित्य में मिलती है। इससे काव्य आलोचन दुर्दशाग्रस्त हो उठा। पाब्लो नेरुदा कविता को यथार्थ विरोधी कहता है। यानी पाब्लो नेरुदा, यह जो विद्वान है, यह कविता को यथार्थ विरोधी बताता है। प्रगति प्रयोग की दोनों विरोधी प्रवृत्तियों ने लोक भाषा की निकटता प्राप्त करने की कोशिश की है। यानी प्रगति और प्रयोगवाद, यह दोनों जो थी, दोनों विरोधी प्रवृत्तियों ने लोक भाषा की निकटता प्राप्त करने की कोशिश की है। उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इस काल के साहित्य को निम्नलिखित प्रवृत्तियों में बांटा जा सकता है। अभी प्रगति प्रयोग काल की जो विशेषताएं है, वह विशेषता इसमें है। प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास वैयक्तिक, विप्लववादी और गांधीवादी रचना है। यानी प्रगति प्रयोगवाद में कौन सी रचनाएं लिखी गई? वैयक्तिक पर आधारित, विप्लववाद पर आधारित और गांधीवादी आधारित। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। प्रयोगवाद को भी नई कविता कहता है। मोहभंग
विकारग्रस्त प्रवृत्तियाँ, जनवादी आंदोलन, साहित्य की नई दिशा है। यानी यहाँ से साहित्य की नई दिशा है। अभी प्रगति प्रयोगवाद में जो काव्य खंड है वह देखते हैं हम। जैसा पहले कहा जा चुका है कि प्रगति प्रयोग का जन्म छायावादी कविता की कुशी से ही होता है। यानी पहले ही कहा है कि बच्चन सिंह ने छायावादी प्रवृत्ति से या छायावादी कविता से ही प्रगति प्रयोगवाद का जन्म होता है। निराला की कविताओं में इनके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, किंतु 1936 तक की कविताओं पर प्राय दार्शनिकता का रंग चढ़ा हुआ था। यानी 1936 तक जो कविता लिखी गई वह दार्शनिकता के आधार पर लिखी, और छायावादी काव्य में भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां उभर कर रही थी जो छायावाद की वायवीयता और उस पार से मुक्त होकर ठोस अनुभव धरातल पर इस पार की रचना कर रहे थे। इसकी अगुवाई बच्चन ने की थी। बच्चन यानी हरिवंशराय बच्चन ने। बच्चन के समय के इधर उधर माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा आदि भी लिख रहे थे। यानी यहाँ पर जो बच्चन है, बच्चन यानी बच्चन सिंह भी इसके लेखक है, और बच्चन यानी जो हरिवंशराय बच्चन है जिनका जन्म 1907 में होता है। ये आगे है, हम पढ़ेंगे। तो इसी के आधार पर कौन कौन से बच्चन के साथ यानी हरिवंशराय बच्चन के साथ अन्य जो लेखक थे उनमें थे माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर थे, नवीन थे, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा आदि लेखक भी रहे थे। इन लोगों की रचनाओं में वह युग प्रतिफलित होता दिख रहा था, यानी प्रगति प्रयोगवाद। 1930 से 1933 का स्वतंत्रता आंदोलन प्रखर हो उठा। क्रांतिकारियों की धरपकड़ और उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना, कवियों की पकड़ाना मस्ती क्रांतिकारी आंदोलन की देन है। यानी कवियों में जो पकड़ाना या मस्ती क्रांतिकारी, यह जो है वह क्रांतिकारी आंदोलन की देन कौन सी है? तो जो क्रांतिकारी थे उसको पकड़ना, फांसी देना या फांसी पर लटकाना, यह जो है कवि की फकाड़ना या मस्ती जो है वह क्रांतिकारी आंदोलन की देन है। तो निराशा, भाग्यवाद आदि सत्याग्रह आंदोलन की प्रतिध्वनि है। यानी लेखकों में जो निराशा है, भाग्यवाद है, यह जो है सत्याग्रह आंदोलन की प्रतिध्वनि यानी सत्याग्रह का प्रभाव से हुई। फिर भी गांधीवाद का शोर मंद नहीं था, यानी गांधीवाद का शोर मंद नहीं था, वह बढ़ते रही था। अभी यहाँ से जो है वह हरिवंशराय बच्चन, यह जो अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं उनके पिता हरिवंशराय बच्चन का जन्म जो है वह 1907 में होता है। बच्चन ने छायावाद काल में ही लिखना आरंभ किया था। यानी हरिवंशराय बच्चन ने जो छायावाद काल में ही लिखना प्रारंभ किया था, और अभी हाल तक वे लिखते रहे, फिर वह लिखते रहे। यह प्रकाशित ग्रंथ हुआ तब तक, अब तो उनका 2003 में निधन हुआ। उनके काव्य विकास को मधु काव्य, विषाद काव्य, प्रलय काव्य, प्रणय काव्य, राजनीतिक सामाजिक काव्य की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी हरिवंशराय बच्चन के कविताओं को, काव्य को किन किन उपभागों में विभाजित श्रेणियों में रखा जाता है? तो मधु काव्य में, विषाद काव्य में, प्रणय काव्य में, राजनीतिक सामाजिक काव्य की श्रेणियों में विभाजित हरिवंशराय बच्चन के काव्य विकास को रखा जाता है। मधु काव्य के अंतर्गत अभी हरिवंशराय बच्चन के मधु काव्य के अंतर्गत कौन सी रचनाएं आती है? उसमें है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। यानी कहा जाए तो मधु यानी जो नशा है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जो नशा के आधार पर जो कविताएं लिखी गई है उसको मधु काव्य यानी मधु के आधार पर जो रचनाएं लिखी गई है हरिवंशराय बच्चन की, उसको मधु काव्य के अंतर्गत रखा गया है। मधुशाला जो है वह 1935 में छप गई थी, यानी प्रकाशित हो गई थी। 1933 में ही लिखी जा चुकी थी, यानी मधुशाला 1933 में लिखी और 1935 में प्रकाशित की। इसी वर्ष उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक कवि सम्मेलन में सुनाया था। अभी जो 1933 में ही उन्होंने यानी हरिवंशराय बच्चन ने जो मधुशाला को जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कवि सम्मेलन में सुनाया था। अभी मधुबाला जो है वह मधुबाला का प्रकाशन 1936 में हुआ था। मधुकलश 1937 में हुआ था। कवि सम्मेलनों में मधुशाला की धूम रही पर कुछ दिनों में ही उसका असर
जाता रहा। यानी कवि सम्मेलनों में जो बच्चे हरिवंश राय बच्चन हैं वह मधुशाला की कविताएं सुनाते थे, लेकिन वह उसका असर भी होता था, लेकिन कुछ दिनों पर उसकी रोचकता पाठकों के या श्रोता वर्ग से लुप्त हो जा रही थी या धीमी हो जा रही थी। मधुबाला और मधुकलश में भी नियति, भाग्यवाद, मरण छंद आदि मिलेंगे। यानी मधुबाला मधुकलश जो रचना है उसमें नियतिवाद है, भाग्यवाद है, मरण छंद है, यह मिलते हैं। पर उनमें यौवन का उल्लास, साहस और चुनौतियों का सामना करने की स्पर्धा है। यानी मधुबाला मधुकलश इन काव्यों में हरिवंशराय बच्चन के यौवन का उल्लास, साहस और चुनौतियों का सामना, इसकी स्पर्धा है, प्रतियोगिता है। इन संदर्भों में इन संग्रहों की मिट्टी का तन मस्ती का प्याला, शन भरा जीवन मेरा है परिचय, यह बहुत अच्छी पंक्ति है। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, उल्लास चपल उन्माद सरल, प्रति पल पागल मेरा परिचय, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर, तीर पर कैसे कैसे रुकूं मैं, आज लहरों का निमंत्रण, द्रष्टव्य है एक और वह अकेला है, तो दूसरी ओर सबके साथ तम के पार, झिल मिलाती लो की और जाने का प्रयास। सहसा पत्नी की, यानी उनकी पत्नी की जो अकाल मृत्यु होने के आधार पर उनकी याद में उन्होंने कविता लिखी है। सहसा पत्नी की अकाल मृत्यु के कारण वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। यानी हरिवंशराय बच्चन की पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वह एक अकेला समझते और उनकी याद में वह कविताएं लिखते थे। उनका कंठ विषाद राग में फूट पड़ता है। निशा निमंत्रण जो है वह 1938 में प्रकाशित होता है, एकांत संगीत 1939 में, और आकुल अंतर यह 1943 में प्रकाशित होता है। विषाद राग के गीत संग्रह है। विषाद राग यह क्या है? एक गीत संग्रह है। जीवन उल्लास से भरी गागर रीत जाती है, यह खालिस शोक गीत है। एक सीमित फलक पर उड़े गए वेदना, विगलित चित्र, अनुभूति की गहनता और संघन रागमयता के कारण अप्रतिम बन पड़े हैं। इन तीनों की वेदना का संगतम रूप निशा निमंत्रण में मिलता है। निशा निमंत्रण में उजड़े हुए नीड़ की व्यवस्था है। यानी निशा निमंत्रण इस काव्य में क्या है? उजड़े हुए नीड़ की, यानी जो अस्त व्यस्त हुआ है जीवन, उसकी व्यवस्था की कथा है, उसकी व्यथा की कथा है, दुख की कथा है। आरंभ में ही कवि कहता है, फिर उसके निशा निमंत्रण के आरंभ में ही कवि कहता है, लेखक कहता है, हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों को भरता कितनी चंचलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, चिड़ियों की नीड़ यात्रा को देखते हुए वह अपना मग्न नीड़ देखता है। यानी चिड़ियों की जो आहट है, चिड़िया, अंधेरा हो रहा है और चिड़िया अपने बच्चों के पास जा रही है, जिस प्रकार वह विकल है बच्चों के लिए, उसी प्रकार लेखक भी विकल है। लेखक कहता है कि चिड़ियों की तरह मुझ पर ध्यान कौन देगा। चिड़ियों की नीड़ यात्रा को देखते हुए वह अपना मग्न नीड़ देखता है। बच्चों की याद से चिड़ियों के टहने गतिशील हो उठते हैं। यानी बच्चों की याद आती ही चिड़िया जो है पंख तेजी से लहराती है और तेज गति से चलने लगती है, किंतु जब घर ही नहीं है तो गतिशील होने का प्रश्न ही नहीं। यानी यहाँ पर पंछी के चिड़िया के माध्यम से लेखक कहता है कि मेरा तो घर ही नहीं है, मेरे घर में ही कोई नहीं, तो इतना गतिशील जाने से क्या फ़ायदा है। यही नीड दूसरे छंदों में भी है। अंतरिक्ष में व्याकुल आतुर, कभी इधर उड़ कभी उधर उड़, पंख नीड का खोज रहा है, बिछड़ा पंछी एक अकेला, पंछी यो की व्याकुलता, पंछ यानी वह बिछड़ा पंछी एक अकेला, यानी उसका बच्चन सिंह का जो
हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की मृत्यु हुई और बच्चन जो है अब अकेले पड़े, वो व्याकुलता के साथ लिख रहे हैं। कवि ही अकुलता है। नंगी ढालों पर कांपते हुए नीड़ों को देखकर उसकी मानवीय संवेदना मुखर हो उठती है। मत देख नजर लग जाएगी, यह चिड़ियों का सुखधाम सखे। अनुभूति की संघनता करुण होने पर और संगन हो जाती है। कविता अनुभूतिजन्य होती है, बुद्धिजन्य नहीं। यानी कविता जो है अनुभवजन्य होती है, बुद्धिजन्य नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं और इसके बाद का अगले वीडियो में यानी बाद की वीडियो में देखते हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।